हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज हम लोग फिर से दो तीन थोड़ा गैप हो गया। हम लोग जो भी यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है जो जिसमें पीवाईक्यू दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित जितने भी अब तक एग्ज़ाम हुए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, अभी हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग शुरू किए हैं मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे बहमनी राज से। ठीक है, क्योंकि हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में भी हम लोग एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, किस बहमनी शासक ने राजधानी को गुलबर्गा से वीदर स्थानांतरित कर दिया था? तो वो कौन था? यहाँ बताना है कौन सा बहमनी शासक था जिसने राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित कर दिया था। तो वो कौन था? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, वो कौन था? अहमद शाह अब्दाली ने गुलबर्गा से अपनी राजधानी को बीदर ले गया था। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने। ठीक, और इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया था। फिर आगे चल के शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, जिसे यानी अहमद शाह बोलते हैं। ठीक है, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे एक नाम और क्या दिया गया उसका, अहमद शाह ने अपनी राजधानी को गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने पानीपत में सन 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था? तो वो कौन शासक था? बताइए, पता ही होगा 1526 में किससे हुआ था? बाबर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे वो कौन था? बाबर के साथ, बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ठीक, यहाँ देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। ठीक है, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दिल्ली के ताज के लिए मुग़ल अफ़गान प्रतिस्पर्धा का मुख्य पक्ष में किस युद्ध के अंत तक निर्णय हुआ? तो कौन सा युद्ध था? बताइए, पानीपत की प्रथम लड़ाई। ठीक है, पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी उसी में दिल्ली के ताज के लिए मुग़ल अफ़गान प्रतिस्पर्धा का मुख्य पक्ष किस युद्ध के अंत तक निर्णय हुआ? तो यहाँ पे जो मुग़ल शासक थे, यहाँ पे जो इब्राहिम लोदी थे, तो फिर मुग़ल शासक के रूप में कौन आता है? बाबर आता है। ठीक है, यहाँ पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526 में मुग़ल शासक बाबर, फिर दिल्ली का जो सुल्तान था अफ़गान इब्राहिम लोदी, उसके मध्य लड़ा गया। इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और यहाँ पे वो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो फिर बाबर भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक, इस युद्ध में बाबर ने प्रथम बार तोपखाना एवं ये भी डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं कि बाबर अपने किस युद्ध के दौरान पहली बार तोपखाने का यूज किया था? तो वो कौन सा युद्ध होगा? पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, और ये जो तुलुगमा युद्ध नीति है इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहली बार तोपखाना और ये तुलुगमा युद्ध नीति। ठीक, पानीपत की पहली लड़ाई कब और किसके बीच लड़ी गई? पानीपत की पहली लड़ाई कब और किसके बीच लड़ी गई? तो आपको पता ही होगा कि 1526 में लड़ी गई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक, और फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ दिया ना कि जो आपको तो पहला पता हो गया होगा कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। ठीक है, फिर यहाँ देखिए ये दिया ना, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में शासक कौन था? हेमू तथा अकबर के मध्य लड़ा गया, जिसमें अकबर विजयी हुआ। ठीक, फिर पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया। ठीक है, जिसमें यानी मराठों की बुरी तरह से हार होती है। ठीक, तो ये थोड़ा तीनों याद रखिएगा। ठीक है, इनका थोड़ा सन क्रम याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है, वह मध्य एशियाई शासक कौन था जिसने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? पानीपत के प्रथम युद्ध से जब इब्राहिम लोदी मारा गया तभी उसके बाद मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो किसने की थी? बाबर ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, मुग़ल कालीन भारत में जमा और हासिल का मूल अंतर निम्नलिखित में से क्या था?
ठीक है। तो जो मुग़ल कालीन जो मुग़ल काल के जो लोग थे भारत में, जो जमा और हासिल यानी बताना कि मूल अंतर क्या था। तो यहाँ बताना है कि मूल अंतर क्या है। तो ये होगा हमारा जो जमा है, वो जमा जो है जमा निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूली की गई रकम थी। ठीक है। तो यहाँ पे डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। जो मुग़ल कालीन भारत में जमा का अर्थ है निर्धारित रकम और हासिल का अर्थ है वसूली की गई रकम। ठीक है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबर ने कब एक नए धर्म दीन इलाही चलाया। तो बताना है कि नहीं अकबर ने कब एक नए धर्म दीन ए इलाही कब चलाया था। तो 1581 में। ठीक है। 1581 में अकबर ने दीन ए इलाही एक धर्म चलाया था। ठीक है। एक बार इसको आप रीड कर लीजिएगा। ठीक। फिर नेक्स्ट हमारा है, मुग़ल शासक अकबर ने निम्नलिखित में से क्या स्थापित नहीं किया था। तो यहाँ पे क्या स्थापित नहीं किया था, जैसे आपको पता ही होगा कि ये जो जहांगीर का महल है इसने स्थापित किया था, आगरा का किला भी इसने स्थापित किया था अकबर, और जो अकबर का किला है ये भी स्थापित किया था। यहाँ पूछा क्या नहीं किया था, तो वो जो राम बाग है इसने ये स्थापित नहीं किया था। ठीक है। ये राम बाग जो शैली है वो निर्माता कौन है, बाबर है। ठीक। फिर नेक्स्ट है, अकबर ने किसकी स्मृति में हिरन मीनारत का निर्माण किया था। तो किसकी स्मृति में किया था, हाथी की स्मृति में। ठीक है। अकबर ने हाथी की स्मृति में यानी हिरण मीनारत का निर्माण किया था। ठीक है। जो फतेहपुर सीकरी में अपने प्रिय हाथी हिरन की याद में हिरन मीनारत का नामक स्मारक बनवाया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था। ये तो पहला युद्ध हो गया बाबर इब्राहिम लोदी का, ये आपने देखा ही था। ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है दूसरा युद्ध, तो 1761 में ये तृतीय युद्ध था। ठीक है। तो ये भी नहीं है, तो ये है 1556 में द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। हेमू और अकबर के बीच में। तो ये हमारा सी नंबर इस सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा है कि मुग़ल सम्राट अकबर के हिंदू सलाहकार बीरबल का जन्म का नाम इनमें से क्या था। यानी बताना है कि जो हिंदू जो सलाहकार बीरबल जी थे उनका जन्म का नाम क्या है, जन्म का इनमें से नाम क्या है। ठीक है। तो मतलब इंद्रेश है, महेश है, या सुदेश है, या मुकेश है, तो वो क्या है बताना है अपने को। ठीक है। तो वो क्या है, महेश दास। ठीक है। महेश दास उनके बचपन का नाम था, बीरबल के बचपन का नाम क्या था, महेश दास। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, दीन इलाही किसके द्वारा चलाया गया था। तो अभी आपने इसके पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ना, दीन इलाही किसके द्वारा चलाया गया था, अकबर के द्वारा। ठीक है। यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, अकबर के द्वारा कार्य निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई थी, 1571 में। इबादत खाना की स्थापना 1575 में। मजहर की घोषणा 1579 में। दीन ए इलाही की घोषणा 1582 में। गुलामों और युद्धबंदियों को दास बनाने पर प्रतिबंध 1562 में। तीर्थ यात्रा को रद्द किया 1563 में। जजिया कर समाप्त किया था 1564 में। ये सारे के सारे कार्य अकबर द्वारा किए गए हैं। ठीक है। ये सारे के सारे कार्य जो हैं अकबर के द्वारा किए गए हैं। 1651 ईस्वी में अमर सिंह और किस मुग़ल सम्राट के मध्य मेवाड़ मुग़ल संधि हुई थी। तो यहाँ बताना कि नहीं 1615 ईस्वी में अमर सिंह और किस मुग़ल सम्राट के मध्य मेवाड़ मुग़ल संधि हुई थी। तो अमर सिंह के साथ किसके साथ हुई थी, अमर सिंह और कौन थे बताइए। अमर सिंह और मुग़ल सम्राट जहांगीर थे। ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक। फिर नेक्स्ट हमारा है, कौन सा मुग़ल शासक अपनी प्रजा द्वारा दी गई न्याय की पुकार का सुना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा लगाने के लिए जाना जाता है। तो वो कौन है बताइए। तो वो कौन है, जहांगीर है। ठीक है। वो कौन है, जहांगीर है। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी विफलता का सही कारण था। जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी विफलता का कारण था, यानी पूछ रहा है सबसे बड़ी विफलता का कारण आखिर क्या था। तो यहाँ बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है कंधार को पारसियों के हाथों गंवा बैठना। ठीक है। ये सबसे बड़ी इनकी विफलता का कारण था।
ठीक। जहांगीर 1605 से 1627 तक मुग़ल साम्राज्य का चौथा शासक था। यह सम्राट अकबर का पुत्र था। ठीक, अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर था। तथा जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी विफलता 1622 में फारस यानी पर्शिया के शाह द्वारा मुग़लों से कंधार का छीन लेना। ठीक, फिर किसके शासनकाल को मुग़ल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किसके शासनकाल को कहा जाता है? शाहजहाँ के शासनकाल को। ठीक है, शाहजहाँ के शासनकाल को मुग़ल स्थापत्य और वास्तुकला का चरमोत्कर्ष पर थी और इसके काल को मुग़ल स्थापत्य और वास्तुकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। ठीक, फिर नेक्स्ट है, कौन सा मुग़ल शासक एक कुशल वीणा वादक था? तो वो कौन था? औरंगजेब था। ठीक है, तो वो कौन था? औरंगजेब था। जजिया कर किसने दोबारा शुरू किया था? जैसे आपको पता होगा जजिया कर जो है अकबर ने समाप्त कर दिया था एक समय के पश्चात। फिर आगे चल के जो औरंगजेब है वो फिर से जजिया कर को लगाना प्रारंभ करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मुग़ल सम्राट ने अपने शासन काल में नवरोज़ का उत्सव समाप्त कर दिया था? तो वो कौन था? औरंगजेब था। ठीक है, औरंगजेब जो था वो नवरोज़ का उत्सव अपने शासनकाल में समाप्त कर देता है। फिर उसके बाद आता है कौन से मुग़ल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर माना जाता था। तो वो कौन सा मुग़ल सम्राट था? औरंगजेब। ठीक है, तो मुग़ल सम्राट औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब का पूरा नाम मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। बाबर को मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, बाबर को मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। शाहजहाँ को भारत में स्थापत्य का मोती कहा जाता है। शाहजहाँ काल को ही स्वर्णकाल का, मुग़लों का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, अकबर को एक उदारवादी मुग़ल सम्राट कहा जाता है। इसने दीन इलाही धर्म को चलाया था। ठीक, इन तीनों पॉइंट से क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे बनने की संभावनाएं हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा डॉट के द्वारा निर्मित किया गया था। यानी पूछ रहा है जो बुलंद दरवाज़ा है का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो बुलंद दरवाज़ा पता ही है कि बुलंद दरवाज़ा यानी कि अकबर के द्वारा निर्माण किया गया था। ठीक, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर मुग़ल शासक अकबर द्वारा 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, जो ये बुलंद दरवाज़ा है, जब 1571 में जब गुजरात विजय करते हैं अकबर, तब उन्हीं के उपलक्ष्य में ये बुलंद दरवाज़ा का निर्माण होता है। ठीक है, फिर उसके अतिरिक्त जो है आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी स्थित जामा मस्जिद, पंचमहल, जोधाबाई महल, लाहौर का किला, इलाहाबाद के किले आदि का निर्माण भी अकबर द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो इसलिए ये सब याद चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ था? तो यहाँ पूछ रहा है कि जो ये 4 ऑप्शन दिया है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अकबर के शासनकाल में नहीं बना था? तो आगरा का किला बना था। ठीक है, उसके बाद फतेहपुर सीकरी का अकबर के शासनकाल में बना था। ये जामा मस्जिद और ये बुलंद दरवाज़ा तो बना ही था, तो सी नहीं बना है। ठीक है, तो जो जामा मस्जिद है वो अकबर के शासनकाल में नहीं बना था। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मुग़ल शैली की लघु चित्रकारी स्वदेशी थीमों और शैलियों का थीमों के साथ मिश्रण है। मतलब जो मुग़ल शैली है, मुग़ल की जो शैली, जो लघु चित्रकारी है, वह स्वदेशी थीमों और कौन सी शैलियों के साथ जो एक मिश्रण है वो बताना है। ठीक है, तो वो कौन शैलियों के साथ मिश्रण है? तो वो है ये पर्शियन और उत्तरी यूरोपीय। ठीक है, इन शैलियों का मिश्रण है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, कौन सा मंदिर ब्लैक पगोड़ा के नाम जाना जाता है? ब्लैक पगोड़ा के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा मंदिर है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक, इसको पूरा रीड कर लीजिएगा। ठीक, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। 13वीं शताब्दी में एक हिंदू मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा इसमें। यानी कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ? 13वीं शताब्दी में हुआ था। और किस वंश के शासक ने बनवाया था? गंग वंश के शासक ने बनवाया था। और किसके द्वारा बनवाया गया था? राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। मंदिर का विशाल मीनार
काले रंग का दिखाई देता है और इसलिए इसे ब्लैक पगोड़ा के रूप में जाना जाता है और यूनेस्को ने इसे 1984 में इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में दर्जा प्रदान किया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट पता होने चाहिए। फिर गोलकोंडा किला किस राज्य में है? यहाँ बताना है कि गोलकोंडा जो किला है वो किस राज्य में है, तो किस राज्य में है? तेलंगाना राज्य में है। ठीक है, जो गोलकोंडा जो किला है किस राज्य में है? तेलंगाना राज्य में। ठीक, और ये जो इसका निर्माण कब हुआ था? जो गोलकोंडा किला है 11वीं शताब्दी में काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्र के द्वारा बनवाया गया था। भारत का हिंदू मंदिर श्रीरंगम मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये बताना है कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? जैसे यहाँ पे दिया 4 ऑप्शन, महाबलीपुरम, मदुरई, और उसके बाद पुरी और तिरुचिरापल्ली। तो ये कहाँ पे है? ये है तिरुचिरापल्ली में है। ठीक है, ये जो भारत का हिंदू मंदिर श्रीरंगम मंदिर कहाँ है? तिरुचिरापल्ली में। ठीक है, ये यहाँ पे तिरुचिरापल्ली में है। ठीक है, एक बार इसको आप रीड कीजिए। भारत का हिंदू मंदिर श्रीरंगम मंदिर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली ज़िले में स्थित है। ठीक है, और जो ये मंदिर है श्रीरंगम मंदिर, ये यह भगवान विष्णु का मंदिर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है चूहों के मंदिर के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? तो सबको पता ही हो, जो एक करणी माता मंदिर है, ये राजस्थान में मंदिर है। ठीक है, तो यहाँ पे चूहों का मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। ये करणी माता का मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। इसमें करणी माता स्थापित है। यह मंदिर चूहों का मंदिर के नाम से ही प्रसिद्ध है। मंदिर में सफ़ेद चूहों का दर्शन मंगलकारी माना जाता है। ठीक है, करणी माता मंदिर की जो है। निम्नलिखित में से किस मुग़ल शासक की बेगम का मकबरा मरियम उज जमानी सिकंदरा में स्थित है? तो यहाँ बताना है किस मुग़ल शासक की जो बेगम है, पत्नी है, उनका मकबरा जो है मरियम उज जमानी सिकंदरा में स्थित है। तो वो किसकी बेगम है? तो जो जोधाबाई हैं वो अकबर की पत्नी, हिंदू पत्नी थी। ठीक है, तो उन्हीं की याद में मरियम उज जमानी सिकंदरा में स्थापित किया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, फिर बीवी का मकबरा कहाँ पे है? बीवी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? बताइए, बीवी का मकबरा कहाँ पे स्थित है, कहाँ पर अवस्थित है बताना है। ठीक है, तो कहाँ पे अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? फतेहपुर सीकरी में, औरंगाबाद में। तो वो कौन होगा? औरंगाबाद, महाराष्ट्र का औरंगाबाद। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है प्रसिद्ध स्मारक गोल गुंबज किस राज्य में है? तो प्रसिद्ध स्मारक जो गोल गुंबज है वो किस राज्य में है? तो वो है बीजापुर में। ठीक है, गोल गुंबज बीजापुर। ठीक, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा है रामप्पा मंदिर जो विश्व विरासत स्थल भी है, कहाँ स्थित है? रामप्पा मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है ये बताना है अपने को। ठीक है, तो वो कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना में। ठीक, नाम से ही आपको लग रहा है कि साउथ के ही मंदिर हैं, तो यहाँ पे नहीं, राजस्थान और बिहार तो वैसे ऑलरेडी कट हो जाएंगे, तो बचा तमिलनाडु और तेलंगाना। तो यहाँ पे तेलंगाना होगा। ठीक है, रामप्पा जो मंदिर है वो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है। इसे 2021 में विश्व विरासत स्थल के रूप में भी शामिल किया गया है। ठीक है, ये दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य में स्थित है। ये 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश के शासक गणपति देव के शासनकाल में उसके सेनापति रचेरला रुद्र ने करवाया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? यहाँ पे नहीं बताना है कौन सा जिसका बेमेल है बताना है। ठीक है, मतलब मिसमैच है ये बताना अपने को। तो यहाँ पे तो बताइए, तो यहाँ पे ये है कौन सा होगा? जैसे यहाँ पे बताइए बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है, ये आपको पता ही होगा। झांसी का किला ये भी पता होगा, झांसी में है। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर ये बनारस में, ये भी आपको पता ही होगा। तो बचा कौन? इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पे है? बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक है, इलाहाबाद नहीं है, मतलब यही बेमेल है, यानी मिसमैच है। ठीक, फिर नेक्स्ट है तवांग मॉनेस्ट्री का निर्माण 1600 में हुआ, जो कि कहाँ पर अवस्थित है? यानी तवांग मॉनेस्ट्री कहाँ पे अवस्थित है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तवांग मॉनेस्ट्री कहाँ पे अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। पंचमहल निम्न इनमें से किस भारतीय शहर में अवस्थित है? तो पंचमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है, और जो पंचमहल कहाँ पे स्थित है? फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, कहाँ पे है?
फतेहपुर सीकरी में। ठीक, दिए हैं। ठीक, देखिए जो पंचमहल है, पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है। इसकी पहली मंजिल में खंभा और पर मंजिलों का संपूर्ण भार है। ठीक, अब हम लोग इसके आगे करेंगे कल यहाँ से। ठीक है, मुग़ल कालीन साहित्य से। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।